एक लड़का अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए बिजनेस की शुरुआत करता है और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए पूरी ताकत भी झोंक देता है, पर बावजूद इसके अपने बिजनेस में फेल हो जाता है, जिसकी वजह से काफी परेशान रहने लगता है। हालांकि उसके परेशानी की वजह उसके घर वालों को भी मालूम चलता है, और एक दिन जब वो घर से निकलता है तो कभी घर ही वापस नहीं आता। इसलिए उसके घर वाले पुलिस के पास जाते हैं, और लेकिन पुलिस भी इस केस को काफी हल्के में लेती है, जिसकी वजह से इस केस को सॉल्व करने में लगभग 8 महीने का समय लग जाता है। लेकिन पुलिस जब 8 महीने बाद इस केस की खुलासा करती है तो मालूम चलता है कि उस लड़के की मौत हो चुकी है। इस मौत की जानकारी जब लड़के के घर वालों को पता चलता है तो सबके सब रोते बिलखते एक ही बात कहते हैं कि इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ पुलिस है, क्योंकि पुलिस अगर वक्त रहते सही कदम उठा ली होती तो शायद मेरा बेटा आज इस दुनिया में जिंदा होता। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी कहीं हैरान और परेशान कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है गाजियाबाद, और इसी गाजियाबाद का एक थाना पड़ता है मुरादनगर। मुरादनगर थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है कृष्णा कॉलोनी, और इसी कृष्णा कॉलोनी का रहने वाला जसवंत अग्रवाल, पत्नी का नाम राजबाला। जसवंत के टोटल 4 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटियां और 2 बेटा। जसवंत अपने दोनों बेटियों की शादी कर चुका है, तीसरा बेटा नीति और तीसरा बेटा दीपक। दीपक जिसका उम्र है लगभग 25 साल के आसपास। नितिन जो कि फरीदाबाद के एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है, तो दीपक अपने जीवन की शुरुआत एक बिजनेस से करता है। दीपक फरीदाबाद में ही जूते चप्पल की दुकान करता है और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश भी कर लेता है, लेकिन दुकान नहीं चल पाता है। आखिरकार दीपक हार थक कर अपनी दुकान को बंद कर देता है। उसके बाद से वो काफी परेशान रहने लगता है। बात कर रहा हूं मैं 11 फरवरी 2022 की दोपहर के वक्त। दीपक अपने घर में बैठ करके खाना खा रहा था। उसी वक्त ही उसके नंबर पे एक फोन आता है। दीपक जब फोन पे बात करता है, अपना खाना छोड़ करके तुरंत ही घर से बाहर निकल जाता है। लेकिन दीपक जैसे ही घर से बाहर निकलता है, उसकी माँ दीपक से कहती है कि मैंने तुझसे एक मोबाइल मांगा था, तूने मोबाइल लाया ही नहीं। दीपक कहता है कि वो पैसे अभी मेरे जेब में पड़ा हुआ है, शाम को जब मैं आऊंगा तेरे लिए मोबाइल भी लेते आऊंगा। लेकिन दीपक जब दोपहर के बाद अपने घर से बाहर निकलता है, देर शाम तक वो घर वापस नहीं आता। इसलिए अब उसकी माँ राजबाला दीपक के नंबर पे फोन करती है। लेकिन राजबाला जब अपने बेटे के नंबर पे फोन करती है तो दीपक का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है, जिसकी वजह से राजबाला काफी परेशान हो उठती है और अपने बेटे नितिन के नंबर पे फोन करती है और सारी बात दीपक के बारे में बताती है। नितिन को जैसे ही मालूम चलता है, तुरंत ही शाम के वक्त अपने घर पे आता है और अपने पिता के साथ मिलकर दीपक की हर जगह पे तलाश करता है। लेकिन इसके बावजूद भी दीपक का कहीं कुछ अता पता नहीं चलता, और देखते ही देखते रात्रि का 8 बज जाता है। इसलिए नितिन अपने पिता को लेकर के नजदीकी थाने में जाता है और दीपक का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देता है। पुलिस गुमशुदगी का रिपोर्ट तो दर्ज कर लेती है, लेकिन पुलिस भी इस केस को काफी हल्के में लेती है। दरअसल पुलिस को लगता है कि दीपक एक जवान लड़का है, अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने फिरने गया होगा, 2-4 दिन में वापस आ जाएगा। इसलिए पुलिस भी दीपक की तलाश नहीं करती है। लेकिन जैसे ही 4 दिन का समय गुजर जाता है, 14 फरवरी 2022 को सुबह 10 बजे के आसपास पुलिस के पास एक व्यक्ति फोन करता है और कहता है कि साहब, एनटीपीसी जंगल के किनारे गन्ने के खेत में एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा हुआ है। पुलिस को जैसे ये सूचना मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ घटनास्थल पे पहुंचती है तो देखती है कि वहां पे एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा है, जिसकी उम्र है लगभग 25 से 30 साल के आसपास थी। दरअसल उस व्यक्ति की किसी ने बड़ी ही बेरहम तरीका से हत्या कर दिया था, क्योंकि उसके गले पे एक गोली का निशान ही नहीं था, बल्कि उसके चेहरे के साथ साथ उसके प्राइवेट पार्ट्स को भी जला दिया गया था। पुलिस जब उस डेड बॉडी के बारे में वहां पे मौजूद लोगों से पूछताछ करती है तो कोई भी व्यक्ति उस डेड बॉडी का शिनाख्त भी नहीं कर पाता है। इसीलिए पुलिस सबसे पहले उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है कि जब तक मरने वाला व्यक्ति का शिनाख्त नहीं हो जाता, पुलिस इस केस में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकती थी। इसीलिए पुलिस अब मरने वाले व्यक्ति का शिनाख्त कराने के लिए अपनी पूरी कोशिश करने लगती है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन उस व्यक्ति का शिनाख्त नहीं हो पाता। इसलिए पुलिस इस केस को भी ठंडे बस्ते में डाल देती है।
देखते ही देखते लगभग 8 महीने का समय गुजर जाता है। ना ही मरने वाले व्यक्ति का शिनाख्त हो पाता है और ना ही दीपक का कुछ अता पता चलता है। 8 महीने का समय तो गुजर जाता है, लेकिन दीपक का पिता जसवंत अपनी हार नहीं मानता है। जसवंत पुलिस के उच्च अधिकारी से मुलाकात करके उसकी पुलिस की शिकायत करता है। तब जाकर के पुलिस इस केस को सीरियस तरीके से लेती है। पुलिस अब दीपक की तलाश करने के लिए सबसे पहले दीपक के मोबाइल नंबर का सीडीआर निकालती है और चेक करती है तो मालूम चलता है उसमें 3 नंबर ऐसा था जिस पे दीपक लगातार बातचीत करते आ रहा था। पुलिस जब उस तीनों नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि उसमें से एक नंबर मोहित के नाम पे रजिस्टर्ड है, दूसरा नंबर शशि के नाम पे रजिस्टर्ड है और तीसरा नंबर लक्ष्मण के नाम पे रजिस्टर्ड है। ये तीनों के तीनों दीपक के दोस्त हैं, लेकिन ये तीनों छठे हुए बदमाश भी है, क्योंकि इन तीनों के ऊपर पहले से ही कई तरह के आपराधिक मुकदमे दर्ज था। पुलिस जब इन तीनों को थाने में बुलाती है, थाने से पूछताछ करती है थाने में दीपक के बारे में, तो ये तीनों के तीनों एक ही जवाब देते हैं कि साहब हमें दीपक के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। आखिरकार कोई सबूत ना होने की वजह से पुलिस तीनों को छोड़ देती है। लेकिन पुलिस अब फिर से दीपक के बारे में पता लगाने के लिए फिर से उसके मोबाइल नंबर का सीडीआर को चेक करती है। तो इस बार उस सीडीआर में एक ऐसा नंबर मिलता है जो नंबर दीपक के घर से गायब होने के बाद से लगातार बंद आ रहा था। पुलिस उस नंबर के जरिए उसके मोबाइल का IAM नंबर जो होता है वो निकालते हैं, ये जानने के लिए उस मोबाइल में दूसरा नंबर तो नहीं चल रहा है। पुलिस जब चेक करती है तो मालूम चलता है उस मोबाइल में एक दूसरा नंबर चल रहा है। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर एक लड़की के नाम पे रजिस्टर्ड है जिसका नाम कनक है। कनक जिसकी उम्र है लगभग 23 साल के आसपास, जो मुरादनगर की रहने वाली है। पुलिस तुरंत ही कनक के घर पे जाती है और उसे अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर कनक से दीपक के बारे में पूछताछ करती है। कनक कहती है कि साहब मेरे दीपक के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन सच बता रही हूं कि मुझे भी दीपक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस कनक से पूछताछ करती है कि जब जब से दीपक गायब है तुम्हारा नंबर बंद क्यों आ रहा है। इस पे कनक कुछ ऐसी जवाब देती है जिसपे पुलिस वालों को कहीं ना कहीं कनक के ऊपर ही शक चला जाता है। इसीलिए पुलिस अब कनक के साथ सख्ती से पेश आना शुरू कर देती है। पुलिस जैसे ही अपनी शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार कनक मजबूर होकर के सच्चाई कबूल कर लेती है। कनक कहती है कि साहब दीपक की 8 महीने पहले ही हत्या कर दी गई है। लेकिन कनक इस हत्या की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। दीपक जब अपने बिजनेस में फेल हो जाता है काफी परेशान रहने लगता है। इसीलिए दीपक के तीनों दोस्त जब उसे परेशान देखते हैं उसके मूड ठीक करने के लिए अपने साथ घुमाने ले जाते हैं। दीपक जब अपने दोस्तों के साथ घूमने लगता है तब दीपक को मालूम चलता है कि लक्ष्मण और जफर का कनक के साथ में अवैध संबंध चल रहा है। जफर कोई और नहीं बल्कि लक्ष्मण का ही दोस्त है जो मुरादनगर का रहने वाला है। दीपक जब लक्ष्मण और जफर के साथ में घूमता है, इसी दौरान ही उसकी बार बार मुलाकात कनक से होती है। लेकिन कनक जब पहली बार दीपक को देखती है, पहली नजर में उसे अपना दिल दे बैठती है। फिर कनक और दीपक के बीच में अवैध संबंध बनना शुरू हो जाता है। हालांकि इस बात की जानकारी न तो लक्ष्मण को पता चलता है और न ही जफर को मालूम चलता है। लेकिन इस बार जब कनक और दीपक के साथ में अवैध संबंध शुरू होता है, उसके बाद से कनक दीपक के इस कदर से दीवानी हो जाती है कि फिर वो लक्ष्मण और जफर को छोड़ देती है। लक्ष्मण और जफर जब कनक को मिलने के लिए बुलाते हैं तो कनक उन्हें इग्नोर करने लगती है। इसमें लक्ष्मण और जफर को भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार कनक उनसे मिलना क्यों नहीं चाहती है। सच्चाई जानने के लिए फिराक में लग जाते हैं और आखिरकार लक्ष्मण और ये जफर को ये मालूम चल जाता है कि दीपक का कनक के साथ में अवैध संबंध शुरू हो चुका है। दोनों जैसे ही ये सच्चाई पता होता है, लक्ष्मण और जफर को लगता है कि दीपक ने दोस्ती में गद्दारी की है। दोनों काफी गुस्से में आ जाते हैं और उसी दिन ही इस गद्दारी के बदला लेने के लिए दीपक को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने के लिए तय कर देते हैं। इस दुनिया से दीपक को हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाते हैं और इस षड्यंत्र में मोहित और शशि दोनों को शामिल कर लेते हैं। और लक्ष्मण और जफर को मालूम था कि अगर वो अपने दीपक के पास बुलाते हैं तो उनके कहने पे दीपक उनके पास नहीं जाएगा। अपने पूरे षड्यंत्र के बारे में मोहित से बताते हैं और मोहित से कहते हैं कि तू दीपक के नंबर पे फोन कर और उससे मिलने के लिए बुला। लेकिन जब उसके नंबर पे फोन करना तो अपने मोबाइल से नहीं करना बल्कि PCO से जाकर के करना। उससे कहना
कि आज हम एनटीपीसी जंगल में शराब की पार्टी कर रहे हैं, अगर तुझे भी करना है तो आ सकता है। मोहित भी बिल्कुल अपने दोस्तों की बात मान लेता है और जैसे वो कहते हैं वैसे ही करता है। 11 फरवरी 2022 के दोपहर के वक्त दीपक जब अपने घर में खाना खा रहा था, उसी वक्त ही मोहित एक पीसीओ से दीपक के नंबर पे फोन करता है और कहता है कि हम सारे दोस्त एनटीपीसी के जंगल में शराब की पार्टी करते हैं, तू भी आ जा। जैसे शराब की पार्टी दीपक सुनता है, खाना छोड़ देता है और अपने घर से बाहर निकल जाता है और सीधे जा करके मोहित से मुलाकात करता है। मोहित दीपक को अपने बाइक पे बैठाकर सीधा जंगल में लेकर के जाता है, जहां पे पहले से ही शशि, लक्ष्मण और जफर ये तीनों मौजूद थे। ये पांचों उसी जंगल में बैठते हैं और बैठकर जमकर शराब पीते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में दीपक को शराब पिलाया जाता है। दीपक जैसे काफी नशे में चूर हो जाता है, उसके बाद से सब अपने षड्यंत्र के तहत ही दीपक को बगल के गन्ने के खेत में ले जाते हैं और उस खेत में जफर दीपक के गले में एक तमंचा सटाकर गोली चला देता है, जिसके वजह से दीपक के घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। उसके बाद से दीपक की पहचान मिटाने के लिए दीपक के चेहरे के साथ साथ उसके प्राइवेट पार्ट्स पे पेट्रोल डालते हैं और उसमें आग जला देते हैं। उसके बाद से दीपक के जेल में जो 10,000 रुपया था वो भी निकाल लेते हैं, साथ ही साथ उसका मोबाइल ले लेते हैं और वहां से सबके सब वापस अपने घर चले जाते हैं। लेकिन जैसे कुछ दिन का वक्त गुजरता है, दीपक जब कनक से जब मुलाकात नहीं करती है तो कनक को भी मालूम चल जाता है दरअसल दीपक की हत्या कर दी गई है। लेकिन कनक को जब सच्चाई मालूम चलता है, कनक भी यहाँ पे एक गलती कर देती है। कनक थाने में नहीं जाती है और ना ही पुलिस वालों को कुछ बताती है। वाकई में कनक जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है तो पुलिस कनक के ही तहरीर पे दीपक के तमाम दोस्तों को भी अपने कस्टडी में लेकर के आती है और उस दिन पुलिस को मालूम चलता है कि 8 महीने पहले जो डेड बॉडी उन्हें मिला था, दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि दीपक ही था। दरअसल 8 महीने के बाद दीपक का शिनाख्त होता है, लेकिन पुलिस जब इस केस की खुलासा करती है, खास करके इसका असलियत दीपक के घर वालों को जब मालूम चलता है, तो दीपक के घर वाले सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि इसमें सारी की सारी गलती पुलिस वालों की है। अगर पुलिस ने उसी वक्त ही सही कदम उठा ली होती तो शायद मेरा बेटा आज इस दुनिया में जिंदा होता। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।